स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त प्रहार का हो गया है और प्रहार में बात करेंगे बकरीद पर मचे बवाल की। कल बकरीद का त्योहार है, लेकिन उससे पहले यूपी से लेकर बंगाल तक माहौल गर्म हो गया है। बंगाल, असम समेत देश के कई राज्यों में गाय की कुर्बानी पर पाबंदी लगा दी गई है, तो सड़क पर नमाज पढ़ना मना है। योगी सरकार ने पुलिस को गाइडलाइंस दे दी हैं, नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बकरीद से पहले देश भर में पुलिस अलर्ट मोड पर है। यूपी से लेकर दिल्ली तक पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। यूपी के संभल, फिरोजाबाद और लखीमपुर समेत कई जिलों में पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। दिल्ली में भी पुलिस ने जामा मस्जिद के इलाके में फ्लैग मार्च किया। तो महाराष्ट्र के नागपुर में भी पुलिस हाई अलर्ट पर है। संवेदनशील इलाकों पर पुलिस नजर रख रही है। भोपाल में हिंदू संगठन इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की मांग कर रहे हैं। बंगाल में सड़क पर नमाज पढ़ने और गाय की कुर्बानी को लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। यानी बकरीद से पहले देश भर में पुलिस हाई अलर्ट पर है, ताकि त्योहार के दिन कोई असामाजिक तत्व माहौल खराब ना करे। उधर मुंबई में बकरीद से पहले बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। हाउसिंग सोसाइटी में बकरे की कुर्बानी को लेकर जगह जगह हंगामा हो रहा है। कल मीरा रोड पर और अब गोरेगांव में, उसके बाद घाटकोपर की सोसाइटी में भी बकरे को लेकर बवाल शुरू हो गया। घाटकोपर की सागर पार्क सोसाइटी में बकरा रखने के लिए रोड बनाया गया है, शेड बनाया गया है, जिस पर हिंदुओं ने आपत्ति जताई है। हिंदू शेड हटाने की मांग कर रहे हैं, इसी को लेकर हंगामा हो रहा है। फिलहाल घाटकोपर की सोसाइटी में भारी संख्या में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। बीएमसी के लोग पहुंचे हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया भी मौके पर पहुंच गए हैं। हम इस वक्त घाटकोपर के सागर कोऑपरेटिव सोसाइटी में खड़े हैं और यहाँ पर भी बकरीद के लिए जो बकरे लाए गए थे, जो शेड बनाया गया था, उसको लेकर रेसिडेंट्स ने आपत्ति दर्ज की थी। बीएमसी ने कोई परमिशन नहीं दी थी और उसके बाद अब यहाँ पर बीएमसी के भी लोग पहुँच चुके हैं, जो बकरे लाए थे उनको बाहर ले जाने के लिए। हमारे साथ यहाँ के एक रेसिडेंट है गौरव, उनसे जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि कब ये शेड बनाया गया था। गौरव, आप यहाँ के रहवासी हैं? हाँ, यहाँ के रेसिडेंट है यहाँ पे अभी। तो कब ये बकरे यहाँ पे लाए गए? तकरीबन 1 वीक पहले लाए गए थे यहाँ पे, और हर साल होता है यहाँ पे, और स्लॉटरिंग भी यहीं पर करते हैं, जो कि इलीगल है। सोसाइटी के अंदर कोई भी वायलेंस या न्यूसेंस नहीं होना चाहिए। रिलीजन से कुछ भी तकलीफ़ नहीं है, फेस्टिवल से कुछ भी तकलीफ़ नहीं है। काफ़ी रिलीजन के लोग यहाँ पे रहते हैं और सभी फेस्टिवल्स मिलजुल के हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ईद भी सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे साथ में, गणपति, नवरात्रि सब सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये जो इलीगल चीज़ है सोसाइटी के अंदर स्लॉटरिंग, उसके लिए रिक्वेस्ट है कि जो लीगल प्रोसीडिंग्स है वो की जाए। सोसाइटी ने अलाउड कैसे किया? सोसाइटी अलाउड नहीं कर रहे, ये डायरेक्टली लेके आ रहे हैं। शेड तो बना रहे होंगे? हाँ, शेड बना रहे। काफ़ी लोगों ने पहले ऑब्जेक्शन लिया हुआ है, लेकिन कुछ ज़्यादा एक्शन हो नहीं रही है। जोर ज़बरदस्ती से बनाया गया शेड बोल सकते हैं आप। जोर ज़बरदस्ती तो की नहीं है, लेकिन शेड बना देते हैं, फिर कोई ऑब्जेक्शन लेते नहीं है। वैसे सोसाइटी की मीटिंग नहीं होती ऐसा कुछ करने से पहले? मीटिंग होती है, मीटिंग में रिक्वेस्ट भी काफ़ी करते हैं, लेकिन आउटकम कुछ आता नहीं है। वैसे मेजॉरिटी बनती होगी कि नहीं करना है, तो मेजॉरिटी नहीं बन पाती ना करने को लेकर? नहीं, उनका रिक्वेस्ट आता है वैसे तो सोसाइटी के चेयरमैन, कमेटी मेंबर्स ओके कर देते हैं उनको। तो बिल्कुल इस वक्त हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे सोसाइटी के लोग इस वक्त अंदर में हम देख सकते हैं। पुलिस है, बीएमसी के भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त परमिशन जो है दी नहीं गई है अंदर शेड बनाने, बकरे रखने की, और उन्हें अब शायद यहाँ से निकालने की जो है प्रक्रिया बीएमसी की ओर से की जाएगी। और काफ़ी लोग इस वक्त यहाँ पर हम सोसाइटी के अंदर देख सकते हैं कि बातचीत जो चल रही है, एक कहीं ना कहीं विरोध है कि बकरे ना निकाले जाएं, और क्योंकि कई सालों से यहाँ पर एक तरीके से बकरों की स्लॉटरिंग होती रही है, यहाँ पर त्यौहार मनाया जाता रहा है बकरीद का। अब लेकिन अब चूँकि विवाद गहरा रहा है, पुरजोर जो है विरोध किया गया, उसके बाद यहाँ पर बीएमसी और पुलिस मौजूद है और बकरे यहाँ से शायद निकाले जा सकते हैं। और एक कड़ा विरोध यहाँ के रेसिडेंट्स ने किया हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर अब बकरे निकालने की जो प्रक्रिया है बीएमसी की ओर से की जाएगी। अब बवाल के बीच किरीट सोमैया घाटकोपर पहुंचे। किरीट सोमैया ने कहा कि अगर सोसाइटी में कुर्बानी हुई तो कार्रवाई की जाएगी। कुर्बानी जरूर होनी चाहिए, लेकिन जो महापालिका ने व्यवस्था की है वहाँ पर कुर्बानी करो। अपनी धार्मिक माफियागिरी बढ़ाने के लिए कोई धर्म का नाम लेकर ऐसी बस्तियों में कुर्बानी करेगा, कार्रवाई होगी। मैंने महापालिका के अधिकारियों को
म्युनिसिपल कमिश्नर को भी बहुत स्पष्ट शब्द में कहा था, क्या आप लोगों ने व्यवस्था की है और इसलिए एक भी बकरा अगर कोई सोसाइटी में कटा तो महापालिका आयुक्त जिम्मेदार मानी जाएगी और पुलिस की जवाबदारी है। कोई भी नियम का भंग नहीं होना चाहिए। बकरा आया कैसे, सोसाइटी में कैसे रखे गए? कल आपने देखा होगा मीरा भाईंदर में यही परिस्थिति हुई। हर जगह किरीट सुमाया जाएगा का? अगर यहाँ कुर्बानी हुई तो यहाँ का पुलिस अधिकारी और यहाँ का महापालिका का अधिकारी घर जाएगा। अब सबसे ज्यादा मुंबई में ही अलग अलग जगहों पर बवाल की तस्वीर देखने को मिल रही है। समीर भिसे घाटकोपर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो राजेश कुमार भी हमारे साथ हैं जो जानकारी हमें देंगे। समीर, सबसे पहले आप मुझे बताइए, जिस सोसाइटी में आज बवाल बढ़ा है, जहां बीजेपी नेता किरीट सोमैया को पहुंचना पड़ा और ये बताना पड़ा कि अगर खुले में कुर्बानी होती है तो फिर कार्रवाई की जाएगी, ये शेड लगा कैसे? क्या परमिशन ली गई थी बाकायदा इसकी, या बिना परमिशन के शेड लगाकर यहां बकरे रखे गए थे? बिल्कुल, ये जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है कि शेड जो है वो, क्योंकि हर साल इसी तरह से परमिशन के लिए अप्लाई किया जाता है, सोसाइटी अपनी तरह से शेड बना ले लेती है, किसी की बहुत ज़्यादा परमिशन ली नहीं जाती। जो एक जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई जाए, सबसे कंसेंसस लिया जाए, उसके बाद शेड बनाया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, जो एक सदस्य हमें इसी सोसाइटी के बता रहे थे। और उसके बाद शेड बन जाता है, कोई ज़्यादा विरोध नहीं करता था, उसके बाद बकरे लाए जाते थे और स्लॉटरिंग होती थी। लेकिन अब चूंकि जो है इसको लेकर विवाद जो है, खासकर विरोध बहुत पुरजोर तरीके से किया जा रहा है, बीएमसी की ओर से भी परमिशन जो है बकरे रखने की और स्लॉटरिंग करने की पूरी तरह से नकार दी गई है। इसलिए जितने भी बकरे, तकरीबन जो संख्या 20 बकरे यहाँ पर रखे गए थे, उसमें से कुछ बकरे जो इस वक्त जा चुके हैं, लेकिन कुछ अभी भी शेड के अंदर है। उन्हें निकालने के लिए बीएमसी के अधिकारी हों, बीएमसी के कर्मचारी 3 गाड़ियां लेकर अंदर जा चुके हैं। पुलिस का पूरा बंदोबस्त सोसाइटी के ठीक बाहर और सोसाइटी के भीतर भी तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को टाला जा सके। लेकिन तनाव और विवाद जो है अभी भी बना हुआ है, क्योंकि पुलिस की गाड़ी, बीएमसी की गाड़ी अभी तक बाहर नहीं निकली है, क्योंकि अभी 8 से 10 बकरे अंदर हैं। एक व्यक्ति जो है अपना बकरा यहाँ से लेके जाते हुए तो हमने दिखाया है, वो कह रहा था कि वो कहीं और जाके स्लॉटरिंग करेगा, लेकिन यहाँ पर वो नहीं रखेगा, क्योंकि बीएमसी ने परमिशन नकार दी गई। उसके बाद वो ले जाता हुआ दिखा। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि अभी भी तकरीबन 8 से 10 बकरे अंदर हैं और उन्हें निकालने की कोशिश जो है बीएमसी की ओर से और पुलिस की ओर से की जा रही है। ठीक है समीर, जब ये नियम है कि सार्वजनिक तौर पर या सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी नहीं दी जाएगी, उसके बावजूद भी जगह जगह बकरों को लेकर ये विवाद क्यों हो रहा है, ये सवाल है। क्या पहले से कानून व्यवस्था के लिए तैयारियां नहीं की गई थी, ये भी सवाल है। अब राजेश, आप भी मुझे बताइए, जिस सोसाइटी में आप हैं वहां इस वक्त क्या हालात हैं? क्या आपसी रजामंदी बनी है दोनों पक्षों में, या पुलिस और बीएमसी को बीच में आना पड़ रहा है? देखिए फिलहाल इस सोसाइटी में गोरेगांव का इलाका है, ये गोकुल धाम का इलाका है, सैटेलाइट गार्डन और अंदर आज़ाद कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पर पुलिस का पहरा है, पुलिस के चाक चौबंद इंतजाम है। और इसके पीछे वजह यही है कि इस पहरे के ठीक दूसरी तरफ तकरीबन 50 से 60 की संख्या में बकरे रखे गए हैं। और इसी को लेके इस सोसाइटी के लोग और दूसरी सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि यहाँ पे स्लॉटरिंग की जाती है, जबकि जिन्होंने बकरे रखे उनका कहना है कि उन्होंने परमिशन ली है, बीएमसी ने भी परमिशन दी है और पुलिस ने भी परमिशन दी है, क्योंकि इस सोसाइटी के एक विंग में, पूरे के पूरे विंग में मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। लेकिन जो शिकायत कर रहे हैं उनका कहना है कि इसी सोसाइटी में मंदिर है, इसी सोसाइटी में एक बगल में स्कूल है, और मंदिर और स्कूल होने की वजह से बीएमसी के नॉर्म साफ कहते हैं कि वहां पे स्लॉटरिंग नहीं हो सकती, और इसी का हवाला देकर शिकायत की गई है। पहले बीएमसी ने परमिशन दी थी, लेकिन अब इस परमिशन को रिव्यू किया जा रहा है। दोपहर के बाद साफ हो पाएगा कि यह परमिशन जारी रहेगा या फिर इस परमिशन को रद्द किया जाएगा। तो इस मंदिर का हवाला देकर शिकायतकर्ताओं ने कहा है कि इस परमिशन डिनाई किया जाए। आप इसी मंदिर में के साधक हैं? यस प्रभु जी। यह इसी सोसाइटी में पीछे बकरे रखे हुए हैं और आप लोगों का और लोगों की शिकायत है, क्या शिकायत? यहाँ पे देखिए, सबसे पहले चीज़ तो हम यहाँ पे मंदिर खोल के बैठे हुए हैं कि ताकि यहाँ पे लोग श्रद्धालु आ सके और भगवान का सेवा में भगवान का दर्शन कर सके। अभी यहाँ पे आज यहाँ पे बकरे काटे जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जो कि हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नहीं कहा गया है कि जीव हत्या। हमारे ये इस्कॉन का सेंटर है, आइए। तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि हमें यहाँ पे रोकना चाहिए पूरी तरीके से, कि हम कैसे भी करके इस चीज़ का
विरोध करता हूं मैं यहाँ पे कि आके कोई भी चीज़ के लिए यहाँ पे ये रुके यहाँ पे कि मतलब इसी सोसाइटी में मंदिर है और इसी सोसाइटी में स्लॉटरिंग, इसी का विरोध है ना? यस यस बराबर। तो प्राची देखिए, यहाँ पे मंदिर भी है और पास में स्कूल भी है और इस सोसाइटी के लोगों ने शिकायत की है इसको लेकर। साथ ही बगल की सोसाइटी के लोगों ने भी शिकायत की है कि उनकी जब खिड़कियां खुलती हैं तो सामने उन्हें जो नजर आता है वो जब कुर्बानी दी जाती है तो जो दृश्य उन्हें दिखते हैं वो विचलित करने वाले होते हैं। यही वजह है प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के नेता ही सबसे ज्यादा मुखर हैं खुले में कुर्बानी के खिलाफ। ऐसे में बीएमसी अगर परमिशन दे रही है, ऐसे में अगर पुलिस अगर परमिशन दे रही है और परमिशन के बाद बकरे रखे जा रहे हैं तो गलती किसकी है? ये कंफ्यूजन किसकी वजह से हुआ? ये विवाद किसकी वजह से हुआ? बिल्कुल, देखिए जो नियम कहता है बीएमसी की कि अगर सोसाइटी में मैनेजिंग कमेटी जो है सोसाइटी की वो परमिशन देती है और पुलिस परमिशन देती है तो सोसाइटी में जो डेजिग्नेटेड जगह है वहां पे आप स्लॉटरिंग कर सकते हैं। लेकिन उसी सोसाइटी में रहने वाले जो हिंदू लोग हैं वो इसके बाद विफरे हैं। कई जगहों पर हम देख रहे हैं उनका कहना है कि अगर सोसाइटी ने बीएमसी ने परमिशन दी है तो वो गलत दी है और इसी को लेकर शिकायत जो है वो की जा रही है। बात बिल्कुल सही है, महानगर पालिका में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उन्हीं के नेता सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो नियम है उसमें बदलाव जो है वो उसकी मांग वो करते हुए नजर आ रहे हैं और स्थानीय प्रशासन और पुलिस के खिलाफ वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। लेकिन जो नियम है उसके तहत कई जगहों पर परमिशन दिए जा रहे हैं, लेकिन अब जब विरोध हो रहा है तो उन परमिशन को रिवोक भी किया जाएगा, ऐसी खबर जो आ रही है खास करके इस गोकुलधाम सोसाइटी में। बिल्कुल, ताकि बकरीद से पहले मुंबई का माहौल तो कम से कम ना बिगड़े और दो पक्ष यानी हिंदू मुसलमान आमने सामने ना आए, जैसा कल हमने मीरा रोड पर देखा था। ये सुनिश्चित सरकार को करना होगा। बहुत शुक्रिया समीर और राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो एक तरफ मुंबई में बवाल हो रहा है तो दूसरी तरफ इको फ्रेंडली बकरी ईद मनाने की बातें शुरू हो गई हैं। भोपाल में इको फ्रेंडली बकरी ईद की मांग उठ रही है। हिंदू संगठनों का कहना है कि जब होली दीपावली इको फ्रेंडली हो सकती है तो बकरी ईद क्यों नहीं? हिंदू संगठन मांग कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज बकरीद पर असली बकरे की बजाय मिट्टी के बकरे की सांकेतिक बलि क्यों नहीं दे सकता। और दिवाली को हिंदुओं से अपील की जाती है इको फ्रेंडली होली मनाएं, तो मुस्लिमों से बकरीद पर इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की अपील क्यों नहीं की जाती। इस आह्वान के साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदू उत्सव समिति जो है मैदान में उतर चुकी है। मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि कुर्बानी के लिए बकरे जो हैं वो मिट्टी के बनाएं। तस्वीरों में इस वक्त आप उन्हीं मिट्टी के जो बकरे हैं उनकी तस्वीरें देख रहे हैं और इस अपील की है। जो धर्मगुरु हैं उनको पत्र भी लिखा है हिंदू उत्सव समिति के जो तमाम पदाधिकारी, और हम बात भी कर लेते हैं इस बार। चंद्रशेखर तिवारी जी, अगर बकरे कट रहे हैं तो आपत्ति क्या? आप हिंदू संगठन हर बार कोई त्योहार हो कुछ हो उसमें खड़े सामने क्यों आ जाते हैं आप? तो ये एक तरीके से आप बिल्कुल ठेकेदारी करने लगते हैं हिंदू धर्म की कि भाई हमसे ऐसा कहा है और तो वो करें, वो अपना मना रहे हैं। आपको दिक्कत क्या हो रही है? देखिए, मैं इस देश का स्वतंत्र नागरिक हूँ। अगर मेरे मन में कोई विचार आया उस विचार को प्रकट करने का मेरा दायित्व बनता है। और हमारे यहाँ कहा जाता है कण कण में है भगवान, आत्मा में परमात्मा का वास है। तो इनमें भी आत्मा है और इनमें भी जो है वो जीव में प्राण बसे हुए हैं। तो प्राण जिसमें है उसमें भगवान है। और हमारा कहना यह कि इको फ्रेंडली होली तो हो सकती है, पानी बचाने के लिए सूखी होली खेलिए, पर्यावरण बचाने के लिए इको फ्रेंडली दीपावली हो सकती है, फटाके मत फोड़िए, फुलझड़ी जला के काम चला लीजिए। और अब बात करेंगे कर्नाटक में चल रहे सियासी नाटक की। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी न सिर्फ मुख्यमंत्री बदलेगी बल्कि प्रदेश अध्यक्ष को भी बदलने वाली है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद डीके शिवकुमार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे, इसलिए अब नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश भी तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता सतीश जारखीहोली प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे हैं। अभी डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ना होगा। आपको बता दें कि कल दिल्ली में राहुल गांधी के साथ मीटिंग में यह तय हो गया है। सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। बताया जा रहा है कि वो 28 मई यानी कल अपने पद से इस्तीफा देंगे। राहुल गांधी ने उन्हें राज्यसभा भेजने का ऑफर दिया है।
लेकिन अब तक जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक वो राज्यसभा जाने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच कर्नाटक में डीके शिवकुमार सरकार के लिए कांग्रेस ने नया फॉर्मूला तैयार कर लिया है, जिसके मुताबिक कर्नाटक में 3-3 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, जिसमें एक दलित, एक महिला और एक ओबीसी समुदाय से डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। अब देखिए, कर्नाटक का ये सियासी नाटक क्या जल्दी खत्म हो जाएगा, ये सवाल है, क्योंकि ये तो लगभग तय हो गया है कि डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और सिद्धारमैया को इस्तीफा देना होगा। इसके लिए क्या हुआ? कल दिल्ली में 6 घंटे तक इसके लिए कर्नाटक में नई सरकार को लेकर मंथन हुआ, जिसमें राहुल गांधी ने सिद्धारमैया के प्लान को फेल कर दिया। राहुल गांधी चाहते हैं कि सिद्धारमैया की सम्मानजनक विदाई हो, क्योंकि सिद्धारमैया बड़े नेता है, कर्नाटक में ओबीसी का बड़ा फेस है। इसके लिए वो उसी तरीके का फॉर्मूला लागू करना चाहते हैं जैसे बीजेपी ने बिहार में नीतीश कुमार के लिए किया था। राहुल गांधी भी नीतीश की तरह सिद्धारमैया को राज्यसभा भेजना चाहते हैं, लेकिन सिद्धारमैया आसानी से हार मानना नहीं चाहते। वो हाईकमान से बार्गेनिंग करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने बाकायदा कर्नाटक से प्लान के तहत अपने करीबी दर्जन भर मंत्रियों को भी स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली लाए थे। सिद्धारमैया ने प्लान बनाया था कि राहुल गांधी के सामने मीटिंग के दौरान पहले वो कैबिनेट में फेरबदल की बात रखेंगे, डीके गुट के ज्यादा विधायकों को मंत्री बनाने का ऑफर देंगे, और अगर इस पर भी राहुल गांधी नहीं माने तो फिर वो मंत्रियों से राहुल गांधी को दबाव बनाएंगे, मंत्रियों से राहुल गांधी पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन सिद्धारमैया का यह प्लान धरा का धरा रह गया। जब राहुल गांधी के साथ सिद्धारमैया की 1-to-1 मीटिंग हुई तो उसमें राहुल गांधी ने उनसे राय नहीं पूछी बल्कि ऑर्डर सुनाया। राहुल गांधी ने सिद्धारमैया से कहा कि पार्टी चाहती है कि वो राज्यसभा जाएं और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की सेवा करें और अपने पद से हट जाएं। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि वो अपना फैसला संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को बता दें, और इतना कहने के बाद मीटिंग दी एंड हो गई। सिद्धारमैया वहां से बाहर निकले और फिर अपने मंत्री के जॉर्ज के घर गए, जहां पर बाकी मंत्रियों से उन्होंने बातचीत की, जिसमें राहुल गांधी ने क्या कहा उसके बारे में बताया और कहा कि उन्हें बात रखने का मौका नहीं मिला। बताया जा रहा है कि इसके बाद सिद्धारमैया तुरंत दिल्ली से बेंगलुरु रवाना हो गए और केसी वेणुगोपाल के पास मैसेज भिजवा दिया कि उन्हें राज्यसभा जाने की कोई इच्छा नहीं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कर्नाटक के नाटक का दी एंड हो गया है या कल कोई और नाटक देखने को मिलेगा? अब जिस तरीके के तेवर सिद्धारमैया के हैं, उससे क्या कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी होने वाली है? ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विजय लक्ष्मी दिल्ली से हैं और टी राघवन बेंगलुरु से हमारे साथ हैं। सबसे पहले विजय लक्ष्मी, आप मुझे बताइए, सिद्धारमैया ने राज्यसभा ना जाने का फैसला कर लिया है, बेंगलुरु वापस लौट चुके हैं, सूचना के आधार पर कल उनको इस्तीफा देना है, लेकिन क्या ये इतनी आसानी से हो जाएगा? सिद्धारमैया अपने पद से हट जाएंगे? देखिए, सिद्धारमैया पद से तो हट जाएंगे, क्योंकि वो शुरू से ये बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर उन्हें कोई बात कहेंगे तो उसको वो मना नहीं करेंगे। अब राहुल गांधी ने खुद उन्हें कहा है कि वो पद से हट जाएं, तो ऐसे में लगता नहीं कि सिद्धारमैया पद से हटने में कोई आनाकानी करेंगे। लेकिन डीके शिवकुमार जिनका लेकर के चल रहा है कि जो अगले मुख्यमंत्री होंगे, उनके स्मूथ ट्रांजिशन में सिद्धारमैया की भूमिका कैसी रहने वाली है, ये देखना अहम होगा। हालांकि जो राज्यसभा का ऑफर उन्हें केंद्रीय नेतृत्व द्वारा दिया गया था, केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता है डिसरेस्पेक्टफुल एग्जिट हो, और वो चाहते हैं कि केंद्र में एक बड़ी भूमिका हो। तो ऐसे में एक जो रोल उनके लिए सोचा गया वो था नेता विपक्ष का। राज्यसभा में अभी मल्लिकार्जुन खड़गे नेता विपक्ष हैं, लेकिन वो साथ साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे में एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत जो हमें सूत्रों ने बताया कि सिद्धारमैया को ये भी कहा गया कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनिए, केंद्र की राजनीति में आइए और ओबीसी की बड़ी पॉलिटिक्स, क्योंकि जो ओबीसी काउंसिल कमेटी है कांग्रेस पार्टी की, उसके चेयरमैन भी सिद्धारमैया हैं। तो कांग्रेस पार्टी एक ओबीसी, वो चाहते हैं कि सिद्धारमैया कोई बड़ा रोल रहे केंद्र की राजनीति में, ताकि ओबीसी की अनदेखी की जो आरोप हैं वो कांग्रेस पार्टी पर ना लगे। इसलिए लगातार सिद्धारमैया से कल जो बातचीत हुई, उनको कन्विंस करने की बहुत कोशिश की गई कि वो दिल्ली की राजनीति में आए, राज्यसभा का रास्ता अख्तियार करें। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि वो इस चीज के लिए अग्री नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वो केंद्र की राजनीति के लिए मुफीद नहीं है और ना केंद्र की राजनीति वो करना चाहते हैं। ऐसे में कल जो है ब्रेकफास्ट की मीटिंग है, तमाम विधायकों के साथ भी मीटिंग जो है वो करेंगे सिद्धारमैया, और उसके बाद जो है अपना फैसला, जो इस्तीफा है। ठीक है, एक बात तो तय है कि राहुल गांधी ने जो कहा उसे तो कम से कम सिद्धारमैया मानेंगे। लेकिन राघवन,
बेंगलुरु वापस लौटाना, अपने मंत्रियों से दबाव बनाने की कोशिश करना और फिर राज्यसभा ना जाने के ऑफर को ठुकरा देना कितनी मुश्किल पैदा कर सकते हैं डीके शिव कुमार के सामने सिद्धरमैया। और जो फॉर्मूला कांग्रेस तय करने की कोशिश कर रही है 3-3 डिप्टी वाला, ये कितना सटीक होगा? देखिए, इस फॉर्मूले पर कांग्रेस को काम करना ही होगा, क्योंकि सिद्धरामैया का स्टेचर जो है जनप्रिय नेता के तौर पर या फिर कास्ट इक्वेशंस को अगर आप उस बैलेंस को ध्यान में रखें तो सिद्धरामैया के लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए सिर्फ डीके शिव कुमार को उस वादा पूरा करने के लिए चीफ मिनिस्टर बना देना कांग्रेस पार्टी के लिए काफी नहीं होगा। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि यहां तक ऑफर दिया गया है कि सिद्धरामैया के बेटे जो यतेंद्र सिद्धरामैया जो फिलहाल एमएलसी हैं उनको भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, ताकि वो कुरबा का जो 9% वोट शेयर है वो कांग्रेस पार्टी से अलग नहीं जाए। इसके अलावा जैसा आपने जिक्र किया था, सतीश जारकिहोली जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं उन्हें केपीसीसी की कमान सौंपी जा सकती है, क्योंकि सीएम बनने के बाद केपीसीसी अध्यक्ष के तौर पर डीके शिव कुमार नहीं रहेंगे, ये बिल्कुल तय है। और पहले से ही कम से कम 1 साल से सतीश जारकिहोली जो मंत्री हैं फिलहाल वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उन्हें केपीसीसी अध्यक्ष बनाया जाए। इसके अलावा बाकी जो समाज के हैं, जैसे लिंगायत समाज का एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो सकता है, एक महिला डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो सकती है, 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स की भी बात यहां पर की जा रही है जो कॉरिडोर से। अभी कुछ देर पहले जो आखिरी कह सकते हैं कि आधिकारिक कार्यक्रम सिद्धरामैया ने उसमें भाग लिया, पंडित नेहरू की जयंती पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। हालांकि उन्होंने पंडित नेहरू के बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन जब राजनीतिक सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये सिर्फ कहा कि कल मैं विस्तार से इस बारे में बात करूंगा। कल जो है उन्होंने अपने कैबिनेट कलीग्स के साथ एक ब्रेकफास्ट मीटिंग बुलाई है, वहां पर वो तमाम चर्चाएं होंगी। उसके बाद वो ऐसा कहा जा रहा है कि राजभवन जाएंगे और अपना इस्तीफा देंगे। बड़ी मुश्किल भरा ये फैसला सिद्धरामैया के इसलिए इस लिहाज से है प्राची, क्योंकि उन्होंने ये सोचा नहीं था। उनके जो निकटतम लोग हैं वो हमें बताते हैं कि इट वाज अ शॉकिंग एनवायरनमेंट फॉर सिद्धरामैया। उन्होंने बिल्कुल ये सोचा नहीं था कि उनकी बात को सुनने का भी वहां पर वक्त नहीं होगा, सीधा डिक्टेट जो है टर्म्स को किया जाएगा। लेकिन स्मूथ एग्जिट की लगातार बात हो रही है, इसीलिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से जुड़े नेता जो हैं उनके सूत्र हमें बताते हैं कि किसी भी तरह सिद्धरामैया को राज्यसभा जाने के लिए राजी कर लिया जाएगा। इस पर अभी लगातार कोशिश जो है शीर्ष नेतृत्व कर रहा है। बिल्कुल, देखिए सिद्धरमैया को सम्मानजनक एग्जिट देने की बात की जा रही है और वही फॉर्मूला जो बिहार में बीजेपी ने लागू किया, वही फॉर्मूला अब कर्नाटक में लागू करने की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन राघवन, अगर आप ये समझा सकें कि सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार ये दोनों बड़े फेसेस हैं कांग्रेस के लिए, जिसमें सिद्धरमैया पॉपुलर नेता हैं, जनता के बीच में पहचान रखने वाले नेता हैं। ऐसे में अगर वो नाराज होते हैं या अगर वो राज्यसभा नहीं जाते हैं तो क्या कुछ संभावनाएं बनती हैं कर्नाटक में? देखिए, वो नाराज हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स कर्नाटक में कांग्रेस को और खुद डीके शिव कुमार को फेस करनी होगी। और यही वजह है कि हम लगातार कह रहे हैं कि डीके शिव कुमार ने भी इतना वक्त लिया। पिछले नवंबर में उन्होंने ये कहा था कि जो वादा उनके साथ किया गया था रोटेशनल पावर शेयरिंग का, उसको पूरा करना होगा। लेकिन उस वक्त जब सिद्धरामैया ने यह कह दिया कि अगर राहुल गांधी कहेंगे तभी वो ऐसा करेंगे, उसके बाद डीके शिव कुमार ने उसे ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो दुश्मनी मोल लेकर सिद्धरामैया से सीएम की कुर्सी हासिल करते हैं तो उनके लिए आने वाले 2 साल जो है वो बहुत ज्यादा चुनौतियों भरे हो सकते हैं। इसी वजह से वो लगातार चुप रहे। उन्होंने शीर्ष नेतृत्व की बात को सुना और कहा कि किसी तरह से स्मूथ एग्जिट, क्योंकि डीके शिव कुमार भी ये जानते हैं कि सिद्धरामैया को नाराज करके वो पावर हासिल करेंगे तो बहुत ज्यादा देर तक वो टिक नहीं पाएंगे। इसी वजह से लगातार कोशिश हो रही है कि सिद्धरामैया को हर तरीके से, चाहे उनके लोगों को कैबिनेट में वापस जगह देने की बात हो, क्योंकि सीएम बदलेगा तो ऑब्वियसली कैबिनेट बदलेगा और वो सारे चेहरे डीके शिव कुमार से किया हुआ प्रॉमिस तो कांग्रेस पूरा कर रही है, लेकिन सिद्धरामैया नाराज ना हो इसको लेकर भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है और तमाम कोशिशें की जा रही है कि सरकार पर उनकी छाप होनी चाहिए। शुक्रिया विजय लक्ष्मी और राघवन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बात करेंगे एसआईआर पर लेकर मचे खूब घमासान की, जिसका हल्ला अब शायद थम जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अब विराम बता दिया है। विपक्ष ने एसआईआर को कभी लोकतंत्र की हत्या बताया तो कभी वोट चोरी करने का तरीका करार दिया। एसआईआर के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक और फिर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई पहुंची और अब एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया को वैध और संवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वोटर लिस्ट को अपडेट करना चुनाव आयोग का वैधानिक कार्य है और उसे निष्पक्ष और शुद्ध करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा कराया गया एसआईआर पूरी तरह से वैधानिक है और चुनाव आयोग ने किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया है। आपको बता दें कि
बिहार चुनाव से पहले एसआईआर करवाया गया था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। हालांकि तब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद बंगाल चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर करवाया गया था, जिसके खिलाफ खुद ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट सुना दिया है। एसआईआर पूरी तरीके से वैध है। एसआईआर कराना सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह चुनाव आयोग का अधिकार है। अब एसआईआर के खिलाफ जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थी, उसमें एक नाम आरजेडी सांसद मनोज झा का भी है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का जब फाइनल फैसला आया तो मनोज झा का उस पर रिएक्शन भी आया। मनोज झा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए पूछा कि बंगाल में जिन लोगों के वोटिंग के अधिकार का हनन हुआ उसका क्या होगा। साथ ही ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंथन के लिए विपक्षी पार्टियां एक साथ बैठेंगी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बंगाल में जो लाखों लोग येट टू बी क्लियर्ड, जिनके बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ही एक न्यायाधीश ने कहा था इस बार नहीं तो अगली बार वोट दें। संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरह की टिप्पणी आया करेगी। फर्ज कीजिए, मैं आपसे कहता हूं कि उन लाखों में से सिर्फ 1000 प्रक्रिया में साफ होके आते हैं कि वो एलिजिबल थे, उनको इंक्लूड किया जाना चाहिए था। कौन उसकी भरपाई करेगा? ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन का सब। एक बार विपक्ष की पास सारी पार्टियां बैठेंगी और उसके बाद देखेंगे कि क्या हम न्यायालय से कुछ अन्य पहलुओं पे अलग से निर्देश की गुंजाइश देखते हैं।